विद्यार्थियों, आज फिर मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ, वो है आपके संधि। संधि जैसे इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा के रूप में दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अब इसमें संधि को तीन भागों में बांटा गया है। संधि को तीन भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। तीन भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक इसमें बनता है आपके स्वर संधि। नंबर दो बनता है व्यंजन संधि और नंबर तीन बनता है इसमें आपके विसर्ग संधि। ठीक है, तो एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। अब इसमें आपको ये मालूम रहना चाहिए कि स्वर वर्णमाला में हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी क्लियर कर लेते हैं अपन। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं टोटल 11 प्रकार के, यानी 11 वर्ण स्वर के होते हैं। और व्यंजन होंगे वो आपके हो जाएंगे 33 वर्ण। ठीक है, तो स्वर कितने प्रकार के? 11 प्रकार के स्वर वर्ण हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे आपके 33 प्रकार के और विसर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन आज लेते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा भी, तो स्वर संधि का मतलब होता है जहां स्वरों के सार्थक मेल को, स्वरों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो देखिए इसमें आप स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। किसके मेल को? स्वरों के मेल के। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी, 11 प्रकार के स्वर होते हैं। उन्हीं स्वरों का किसी न किसी प्रकार से मेल होगा, परिवर्तन होगा, तो वहाँ पे कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं आपके इसमें। तो देखिए इसमें आप स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके ऊपर चलते हैं। नंबर एक इसका बनता है दीर्घ संधि। नंबर 2 भेद बनता है इसका गुण संधि। और नंबर 3 बनता है वृद्धि संधि। नंबर 4 बनेगा इसका आपके अयादि। और नंबर 5 बन जाएगा इसमें आपके यण संधि। तो नंबर 1 है इसमें आपकी दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है अयादि संधि और नंबर 5 है यण संधि। तो ये है आपके स्वर संधि के 5 प्रकार। अब सबसे पहले संधि को किस प्रकार पहचाना जाएगा उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे दीर्घ संधि का कोई भी उदाहरण होगा, उदाहरण की पहचान करनी होगी अपन को शब्द के लगभग मध्य भाग से, बीच में से अपन संधि को पहचानेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि दीर्घ संधि का जो भी उदाहरण रहेगा उसके बीच में आपको इन 3 वर्णों में से, अर्थात अब तो इस चौथे को भी शामिल कर लिया गया है, इन 4 वर्णों में से किसी न किसी की ध्वनि जरूर
आएगी। जैसे देखिए इसमें आप उदाहरण लिखा है मैंने, विद्यालय, गिरीश, भानुदय और पितृण। मैंने आपके सामने 4 उदाहरण लिखे हैं। नंबर 1 विद्यालय, नंबर 2 गिरीश, नंबर 3 भानुदय और नंबर 4 है पितृण। अब देखिए इन जो मैंने 4 वर्ण लिखे हैं दीर्घ संधि के सामने, आ, ई, उ और री, इनमें से किसी न किसी एक की ध्वनि आपके शब्द के बीच में आ रही है। जैसे अपन बोलेंगे विद्या, आ की ध्वनि आएगी, गिरी, ई की ध्वनि आएगी, भानु, उ की ध्वनि आएगी, पितृ, री की ध्वनि आएगी। तो इस प्रकार अपन पहचान कर सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो जिस किसी भी शब्द के बीच में आ, ई, उ और री की ध्वनि आती है उसमें कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार गुण संधि के लिए ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आएगी। किस किस की, ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आएगी। ठीक है ना। अब ए से संबंधित अपन ए से संबंधित कोई भी नाम ले लीजिए, रमेश है, दिनेश है, महेश है, गणेश है, सुरेश है। किस प्रकार देखिए आप, जैसे रमेश, ए की ध्वनि आ रही है, इसी प्रकार महोदय, महो, ओ की ध्वनि आ रही है, महर, अर की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार इसमें आपके चौथा रहेगा अल, तो अल के लिए ममलकार बन जाएगा। तो अगर आप देखते हो तो शब्द के बीच में इसमें आपके ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आ रही है। ए के लिए लगभग नाम देखते हो आप, रमेश है, दिनेश है, महेश है, सुरेश है, राजेश है, गणेश है। तो ए से संबंधित जो भी ध्वनि आएगी वो हो जाएगी आपकी कौन संधि, गुण संधि। ओ से संबंधित है, जैसे महोदय है, सूर्योदय है, तो ओ से संबंधित जो भी आएगी वो भी आपकी हो जाएगी गुण संधि। अर से संबंधित महर्षि है, तो अर के लिए विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि जिस किसी भी शब्द के बीच में ऋषि की ध्वनि, यानी शब्द के अंत में ऋषि की ध्वनि आएगी या ऋतु की ध्वनि आएगी या ऋण की ध्वनि आएगी। ठीक है। जैसे महर्षि है, देव ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, शब्द ऋषि यानी सप्त ऋषि है। इसी प्रकार ऋतु से संबंधित है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, तो ऋतु संबंधित है। ऋण से संबंधित आ जाएगा, देव ऋण है। तो इस प्रकार की ऋतु, ऋषि और ऋण की ध्वनि पीछे आएगी। ममलकार के लिए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ममल, अल की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण बनता है तवल, तो अल की ध्वनि आती है। तो जिस किसी भी शब्द के बीच में ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आती है उसमें कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी बनती है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए ओ और ऐ की ध्वनि। अब देखिए गुण में और वृद्धि में दोनों में क्या अंतर रहेगा। गुण संधि का जो भी उदाहरण रहेगा उसके शब्द के बीच में ए की एक मात्रा और ओ की भी एक मात्रा रहेगी। यही अगर वृद्धि संधि का आ जाता है तो डबल मात्रा हो जाएगी, अर्थात 2 मात्राएं हो जाएगी। कैसे, जैसे लिख रहा हूं आपके सामने में, सदैव, ममेव, वनौषधि और परमौज। तो अगर आप देखते हो गुण संधि वाले उदाहरण में ए की और ओ की एक मात्रा, वृद्धि में क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो जहां पे ए और ओ की एक मात्रा आती है तो उसमें कौन संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। जहां पे ए और ओ की अगर 2 मात्राएं आ जाएगी तो उसमें कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है। तो दोबारा देख लेना, दीर्घ संधि की मैंने विशेषता बताई थी। इसका जो भी उदाहरण रहेगा उसके मध्यस्थ में किस किस की ध्वनि आएगी, आ, ई, उ और री की ध्वनि आएगी। गुण के लिए ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आएगी। वृद्धि के लिए ओ और ऐ, यानी वृद्धि के लिए ओ और ए, या चाहे ऐ ओ चाहे ओ। ठीक है। तो गुण और वृद्धि का मैंने आपको बता दिया है। गुण के लिए एक मात्रा होगी, ठीक है ना, ए की और ओ की। वृद्धि के लिए 2 मात्राएं हो जाएगी। इसी प्रकार अयादि की जो विशेषता रहेगी वो आपको ध्यान में रखना है। अय, अव,
आय और आव की ध्वनि रहेगी, यानी शब्द के साथ में अय, अव, आय और आव की ध्वनि कैसे रहेगी? तो देखिए इसमें आप पवन, नयन, पावक और नायक शब्द लिखा है मैंने आपके सामने। पवन, नयन, पावक और नायक। अब पवन में देखिए आप पव, अव की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना, पव, यहाँ पे अव की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार नय, अय की ध्वनि आ रही है, पाव, आव की ध्वनि आ रही है, नाय, आय की ध्वनि आ रही है। तो जिस किसी भी शब्द के बीच में अय, अव, आय और आव की ध्वनि आती है उसमें संधि होगी अयादि संधि, ठीक है। अब चलते हैं यण की ओर। यण के लिए य, व, र और ल की ध्वनि आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहली विशेष बात मैं ये बता देता हूँ यण संधि में, कि यण संधि की विशेषता ये रहेगी, जिस किसी भी शब्द के बीच में य और वो आता है उससे आगे वाला अक्षर हमेशा आधा रहेगा। य और वो जहाँ कहीं पे भी ध्वनि आएगी उससे आगे वाला अक्षर हमेशा आधा रहेगा। और जहाँ कहीं पे भी र की ध्वनि आती है उसमें आपको त्रिशूल वाला त्र बीच में मिलेगा। और ल की ध्वनि जहाँ कहीं पे भी आती है तो इसके उदाहरण की शुरुआत हमेशा किससे होती है? ल से होती है। दोबारा सुन लेना आप, य और वो जहाँ कहीं पे भी आपको मिलेगा उसके आगे वाला अक्षर क्या मिलेगा? आपको आधा मिलेगा। र जहाँ कहीं मिलेगा उसका बीच में आपको त्रिशूल वाला त्र मिलेगा। ये इसकी विशेषता है पहचान की। और ल के लिए आपको मैंने बताया है उदाहरण की शुरुआत किससे होगी? ल से होगी। अब देखिए उदाहरण, जिस प्रकार मैं उदाहरण लिखता हूं, प्रत्येक, मध्वरी, मात्राज्ञा और लाकृति। अब देखिए मैंने बताया था य और व जहाँ कहीं पे भी ध्वनि आएगी तो देखिए प्रत्येक में य की ध्वनि आ रही है, मध्वरी में व की ध्वनि आ रही है, उससे आगे वाला अक्षर क्या मिल रहा है? आपको आधा मिल रहा है, ठीक है ना। य और व से पहले वाला अक्षर क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के डाउट में मत रहना, क्योंकि यहाँ पे भी व आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, लेकिन इसके पहले वाला अक्षर क्या नहीं है? आधा नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता रहेगी य और व जहाँ कहीं पे भी आएगा उससे पहले वाला अक्षर आपको क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। उसके बाद र के लिए मैंने आपको बताया था त्रिशूल वाला त्र बीच में आएगा, और ल के लिए मैंने आपको बताया था इसकी सबसे पहली आकृति क्या होगी? ल से संबंधित होगा, ठीक है। तो एक बार फिर मैं वापस बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा इसको आप। सबसे पहले किया था अपन ने दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की विशेषता बताई थी, जिस किसी भी शब्द के बीच में आ, ई, उ और री की ध्वनि आती है, ठीक है ना। गुण संधि के लिए ए, ओ, अर और किसकी? अल की ध्वनि आएगी। इसी प्रकार वृद्धि में ए और औ की ध्वनि आएगी। अब गुण में और वृद्धि में मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया। गुण में ए और ओ की एक मात्रा होगी, वृद्धि में दो मात्राएं हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अयादि के लिए मैंने आपको बताया था, जिस किसी भी शब्द के बीच में अय, अव, आय और आव की ध्वनि आएगी वो किसका होगा? आपके अयादि संधि का उदाहरण होगा। यण संधि के लिए जिस किसी भी शब्द के बीच में य, र, ल और व, ठीक है ना। अब कहने का मतलब हो गया, य का मतलब आपको मैंने बताया था, जिस किसी भी शब्द के बीच में य और व दिया हुआ रहेगा लेकिन उसके पहले वाला अक्षर क्या मिलेगा? आपको आधा मिलेगा, ठीक है ना। र के लिए मैंने आपको बताया था त्रिशूल वाला त्र मिलेगा, और ल के लिए मैंने बताया था उदाहरण की शुरुआत किससे होगी? ल से होगी, ठीक है। तो अयादि के लिए देख लीजिए, विद्यालय में विद्या, आ की ध्वनि आ रही है, गिरी, ई की ध्वनि आ रही है, भानु, ऊ की ध्वनि आ रही है, पितृ, री की ध्वनि आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार गुण में ए, ओ और अल, तो र में ए की, महो, ओ की, महर, अर की, ममल, अल की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना। वृद्धि संधि में ए और औ की, तो सदे ए की, ममे ए की, वनौ ओ की ध्वनि आ रही है, परमौ ओ की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार अयादि के लिए अय, अव, आय और आव, जैसे पवन है, इसी प्रकार हवन शब्द बोलते हैं, हवन, हव, अव की ध्वनि आती है। नयन, चयन, ठीक है ना, अय की ध्वनि। पावक, भावुक, आव की ध्वनि। नायक, नाय, आय की ध्वनि। गाय, आय की ध्वनि आएगी। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण रहेंगे वो किसके रहेंगे? आपके अयादि संधि में। यण का मैंने आपको बता दिया,
य और व जो भी उदाहरण आएगा, य और व के बीच वाला जो भी पहले वाला अक्षर होगा वो आधा होगा, ठीक है ना। र के लिए त्र हो जाएगा, और ल से संबंधित उदाहरण की जो शुरुआत हो, कुछ एक उदाहरण जिनकी शुरुआत किससे होती है, ल से। तो ये हो गया संधि को पहचानने का एक प्रॉपर नियम हो गया। अब मैं आपको वापस दीर्घ संधि के विस्तृत रूप में ले जाना जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन करते हैं इसका शुरुआती हिस्सा दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि की विशेषता ये रहेगी कि इसमें हमेशा दीर्घ का मतलब हो गया समान स्वरों के मिलने से दीर्घ आदेश हो जाता है। समान स्वरों का मतलब जो मूल स्वर है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री, ये क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। तो परिभाषा बनती है इसमें समान स्वरों के मिलने से जो दीर्घ आदेश कह सकते हैं, दीर्घ आदेश होता है, तो वहां कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके नियम के लिए अपन जिस प्रकार लिखते हैं, अ प्लस अ बराबर आ बन गया, आ प्लस अ बराबर बी आ बन गया। इसी प्रकार अ प्लस आ बराबर आ बन गया, और अगर दोनों तरफ आ की ध्वनि आती है तो भी वो क्या बनेगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम, ई प्लस ई बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी आ जाएगा, ठीक है, यानी दीर्घ आदेश हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा नियम बनता है इसका, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, छोटा उ प्लस यानी छोटा उ प्लस बड़ा उ प्लस बराबर बड़ा उ, यानी बड़ा छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। इसी प्रकार बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, ये हो गया इसका तीसरा नियम। इसका चौथा नियम बनता है री प्लस री बराबर री। तो ये इसके चार नियम है। पहला नियम इसका अ से संबंधित है, यानी अ प्लस अ बराबर आ होता है। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, और री प्लस री बराबर री, ये इसके नियम हैं। यानी समान स्वरों का होना दोनों की तरफ जरूरी है। अ है तो प्लस के ठीक बाद या तो अ मिलेगा या फिर आ मिलेगा, तब वहां पे जाके क्या हो जाएगी, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार ई प्लस ई है, समान स्वरों के मिलने से जो दीर्घ आदेश हो जाएगा वहीं पे कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण के रूप में लेता हूं मैं आपके लिए रत्नावली, ठीक है ना। इसी प्रकार दैत्यारी, ठीक है ना। अब रत्नावली में रत्न प्लस आवली बन जाएगा, दैत्य प्लस अरि बन जाएगा। संधि की विशेषता हो रही है, आ की ध्वनि आ रही है, तो रत्न प्लस अवली और दैत्य प्लस अरि बन जाएगा, ठीक है ना। दैत्य प्लस अरि और रत्न प्लस अवली बन जाएगा। यहाँ पे अ, यहाँ पे अ, दोनों मिलके क्या बना दिया, आ बना दिया। यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, दोनों मिला के क्या बना दिया, आ बना दिया। तो ये हो गया इसका नियम नंबर 1, ठीक है ना। यानी अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा। तो इसमें आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हो, विद्यालय, विद्यालय है, विद्यार्थी है, हिमालय है, महत्वाकांक्षा है ना। इसी प्रकार और भी उदाहरण है इसके। तो ये हो जाएगी आपके नियम नंबर 1, अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा। इसी प्रकार इसका नियम नंबर 2 बनता है, ई या ई के बाद बड़ी हो। जैसे देखिए गिरी प्लस ईस है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी, दोनों मिलके क्या बन गई, बड़ी बन गई। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गिरीश बन जाएगा। इसी प्रकार रवि प्लस इंद्र है, यहाँ पे अगर आप देखते हो छोटी, यहाँ पे भी छोटी, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, रविंद्र, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपके रविंद्र शब्द। तो ये हो गया आपके ई प्लस ई बराबर बड़ी बन जाएगा।
अब लिखते हैं अपन ऊ से संबंधित उदाहरण। ऊ से संबंधित में आपके जैसे उदाहरण लिखा मैंने, इसमें आपके भानुदय, ठीक है ना, भानु ऊ की ध्वनि आ रही है। जिस समय इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय आ रहा है, भानु ऊ, उदय में ऊ, दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा हो गया। इसी प्रकार एक शब्द बनता है आपके सामने गुरु उपदेश। देखिए प्राय पूछा गया है गुरु उपदेश को गलत अशुद्ध के रूप में। अब आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए कि ये इस प्रकार का ऊ छोटा ऊ होता है और इस प्रकार का घुमाया हुआ क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। तो जिस समय इसका संधि विच्छेद करेंगे उस समय यह इस प्रकार बनेगा गुरु प्लस उपदेश। तो यहाँ पे भी छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये बन गया ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। चौथा नियम है इसका आपके री प्लस री अर्थात बड़ी री। इसके लिए उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है पितृ प्लस ऋण लिखा है। देखिए यहाँ पे भी री आ रहा है और यहाँ पे भी री आ रहा है, दोनों को मिलाओगे री क्या बन जाएगी, बड़ी। तो ये सब मिलके तैयार हो जाएगा पितृण। इसी प्रकार एक और उदाहरण बनता है इसका मातृण शब्द बनता है। जैसे अपन ने लिखा है मातृ प्लस ऋण, तो री प्लस री बराबर बड़ी हो गया री, तो ये सब बन जाएगा मातृण शब्द। तो ये इस प्रकार होगी आपके दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो एक बार वापस बता देता हूँ मैं, इसके लिए विशेषता बताई थी मैंने, किसी भी शब्द के बीच में आ, ई, उ और री की ध्वनि आती है वो होगा आपके दीर्घ संधि का। इसके लिए उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था नियम इसके 4, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, री प्लस री बराबर बड़ी री, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण हो गए आपके, जैसे इसके लिए मैंने अ आ के बताया तो विद्यालय है, दैत्यारी है, ठीक है ना। और इसमें आपके हो जाएगा ई से संबंधित गिरीश है, महिष है, रविंद्र है, ये ई से संबंधित हो जाएगा, ऊ से संबंधित हो जाएगा भानुदय है, गुरु उपदेश है, लघुर्मी शब्द है, लघुत्तर शब्द है, ये इसके हो जाएंगे। और री से संबंधित में आपके पितृण है और मातृण है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपके दीर्घ संधि पूरी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूसरी संधि, वो है आपके गुण संधि की ओर, ठीक है। अब दूसरी संधि ले रहा हूँ मैं गुण संधि। तो देखिए इसमें गुण संधि, गुण संधि के लिए मैंने आपको विशेषता बताई थी, इसका जो भी शब्द रहेगा उसके बीच में ए, ओ, अर और अल की ध्वनि आएगी, ठीक है ना। इसमें गुण आदेश होता है। इसके लिए इसका नियम नंबर 1 बताता हूँ आपको। देखिए इसके नियम के अनुसार पहला नियम बनता है अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर आपके हो जाएगा ए, यानी अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए। देखिए इसमें जिस प्रकार आपके सामने मैंने उदाहरण लिखा है, हाँ राका प्लस ईश लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे राका आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे ई आ रहा है यानी बड़ी की, दोनों के स्थान पर किसको रखोगे, ए को रखोगे। तो देखिए पोजीशन इस प्रकार आ जाएगा राक प्लस ए प्लस श, इसको संयुक्त करोगे तो ये क्या बन जाएगा, राकेश बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया राकेश। इसी प्रकार राजा प्लस इंद्र का देख लेते हैं अपन, राजा आ, इंद्र ई, दोनों के स्थान पर ए हो गया। तो इसको करेंगे अपन इस प्रकार, राज प्लस ए प्लस इंद्र, इसको संयुक्त करोगे तो ये क्या बन जाएगा, राजेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण में आप ले लीजिए, राजेश है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है ना। अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जिस किसी भी शब्द के पीछे इंद्र की ध्वनि आती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे महेंद्र शब्द लिखा मैंने इसमें, ठीक है ना। तो महेंद्र को अगर 2 से 3 बार बोलोगे तो उसमें इंद्र की ध्वनि आती है। तो जहाँ पे इंद्र की ध्वनि आती है उसका ई हमेशा छोटा होगा। इसका संधि विच्छेद बनाते हैं तो ये बना महा प्लस इंद्र। इसी प्रकार ईश की ध्वनि आ जाए, जैसे मैंने इसमें लिखा है महेश, तो
ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद बनाओगे तो वो बनेगा महा प्लस ईश, ठीक है ना। तो इंद्र का ई छोटा होगा और ईश का ई हमेशा संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। अब जिस प्रकार इसको वापस नियम के अनुसार देखते हैं अपन, अ या आ की ध्वनि आ रही है, ई या ई बड़ी की ध्वनि आ रही है, दोनों के स्थान पर क्या रखोगे, ए रखोगे, तो पोजीशन इसके सामने आ जाएगी महा प्लस ए प्लस श, इसको संयुक्त करोगे तो क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आ की, यहाँ पे ई की, दोनों के स्थान पर ए, तो पोजीशन है महा प्लस ए प्लस इंद्र, इसको संयुक्त करोगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो नियम अपना क्या था, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे राका प्लस ईस लिखा है मैंने, राका प्लस ईस में राक प्लस ए प्लस स, राकेश। अब यहाँ पे राका क्यों आए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग सभा है। राकेश आपके जो प्रायवाची है वो चंद्रमा का, रात्रि का देवता चंद्रमा का भी क्या ये प्रायवाची है, तो राका प्लस ईश। राजा प्लस इंद्र में आ की ध्वनि ई की ध्वनि आ रही है तो राजेंद्र बन गया। अब इसी प्रकार शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना है, तो इसके लिए विशेषता मैंने आपको बताई थी, इंद्र में ई छोटी, ईश का ई हमेशा क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका नियम नंबर 1। अब चलते हैं अपन इसके नियम नंबर 2 की ओर। जैसे नियम नंबर 2 इसका है, अ या आ के बाद उ या ऊ की ध्वनि होती है तो वहां पे बन जाएगा ओ, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में सूर्य प्लस उदय शब्द है, ठीक है ना, सूर्य अ की ध्वनि, उदय उ की ध्वनि, दोनों के स्थान पर ओ रहा, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार बनता है, सूर्य प्लस ओ प्लस दे, इसको संयुक्त करोगे तो ये बन जाएगा आपके सूर्योदय, ठीक है ना। ओ की ध्वनि आ रही है ना, सूर्यो ओ की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार नर प्लस उत्तम आ रहा है, यहाँ पे अ की ध्वनि, यहाँ पे उ की ध्वनि, दोनों के स्थान पर ओ, तो ये सब बन जाएगा नर प्लस ओ प्लस तम, इसको संयुक्त करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नरोत्तम। नरोत्तम का क्या बनेगा, जो व्यक्ति नरों में उत्तम होता है उसको कहते हैं नरोत्तम, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके और देखिए, हाँ, ऊपर प्लस ऊपर अ उ, ठीक है ना, दोनों के स्थान पर ओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके ऊपरो परी, ठीक है ना, ऊपर प्लस ऊपर ऊपरो परी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें उदाहरण और देखिए आप, महोत्सव शब्द दे दिया जाए सीधा आपको, अब संधि युक्त करनी है इसकी, महोत्सव, इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो पीछे उत्सव की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना, तो महा प्लस उत्सव बन जाएगा, महा प्लस उत्सव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके एक किस्सा, यानी गुण संधि का नियम नंबर 2, अ या आ के बाद उ या उ होता है तो वहां पे क्या बन जाएगा, ओ। सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ बराबर ओ, सूर्योदय। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। इसी प्रकार वसंत प्लस उत्सव शब्द है, अ उ ओ, तो ये बन गया वसंतो उत्सव, तो ये हो जाएगा इसका आपके नियम नंबर 2, यानी ठीक है ना। पहला नियम मैंने बताया था, अ या आ के बाद ई या ई हो तो वहाँ पे ए बन जाएगा। दूसरा नियम है अपना, अ या आ के बाद उ या उ हो तो वहाँ पे ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका नियम नंबर 2। इसी प्रकार इसका नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में वो कह रहा है, अ या आ के बाद री हो तो वहाँ पे शब्द क्या रह जाएगा, अ रह जाएगा। इसकी विशेषता मैंने बताया था, इसकी विशेषता के लिए आपको याद रखना है कि शब्द के पीछे ऋषि, ऋतु या फिर
ऋण की ध्वनि आएगी। जिस समय अपन इसके शब्द करेंगे तो इनसे संबंधित कहीं न कहीं शब्द आएंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, महाप्लस ऋषि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नियम के अनुसार अ या आ में से आ की ध्वनि आ रही है, प्लस के बाद आपके इसमें री आ रहा है, तो दोनों को हटाओगे वहाँ पे क्या रह जाएगा, अ रह जाएगा। तो इसकी जो पोजीशन अपन देखेंगे वो ये है, मह प्लस अर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ह भी हलंत है, लेकिन हलंत यानी व्यंजन वर्ण जो भी होगा उसके ठीक बाद में अगर कोई स्वर आता है तो उसको अपनी मात्रा के रूप में जोड़ लेता है। तो मह के बाद अ है तो ये मह पूरा बन गया। ये जो र है उसके पीछे देखिए कोई स्वर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पास वाले शब्द के रपर हो जाएगा। तो ये बन गया आपके महर्षि शब्द, ठीक है। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि दे दिया जाए तो इसमें भी अ री और बनता है, तो पोजीशन बनती है देव प्लस और प्लस सी। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा, देव ऋषि बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ऋतु संबंधित अगर अपन लेते हैं तो ये सपोज कर लीजिए आपके सामने मैंने उदाहरण दिया है वसंत प्लस ऋतु, ठीक है ना। यहाँ पे अ की यहाँ पे री की ध्वनि आ रही, दोनों के स्थान पर अर करेंगे तो पोजीशन ये बनेगी आपके सामने वसंत प्लस अर प्लस तू, ठीक है ना। तो देखिए वसंत प्लस अर प्लस तू, इसको संयुक्त करोगे तो ये अ किस में मिल जाएगा, त में, तो ये वसंत पूरा बन जाएगा। अब बचा क्या है, र, इसके पीछे कोई स्वर नहीं है तो ये तू के ऊपर रपर हो जाएगा। तो ये सब बन गया आपके वसंत ऋतु। तो ये ऋतु संबंधित हो गया। एक और देखो ऋतु संबंधित, आप जिस प्रकार ग्रीष्म प्लस ऋतु दे दिया जाए तो यहाँ पे अगर देखते हो ग्रीष्म अ की ध्वनि आ रही है, ऋतु री की ध्वनि आ रही है, तो ये आपके ग्रीष्म और तू, इसको संयुक्त करोगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा आपके ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। इसी प्रकार ऋण से संबंधित आपको दे दिया जाए, जैसे दे दिया है मैंने देव प्लस ऋण, यहाँ पे अ यहाँ पे री, पोजीशन मिल रही है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार बन जाएगा देव प्लस अर प्लस ण, ठीक है ना। तो इसको आप बनाओगे तो ये बन गया देवर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा नियम। अ या के बाद री आता है तो ये बन जाएगा अर में आपके। इसके लिए मैंने तीन विशेष बात बताई है, जो भी इसका उदाहरण होगा उसके बीच यानी पीछे ऋषि ऋतु या ऋण की ध्वनि आएगी। जैसे मैंने लिखा है इसमें महर्षि ऋषि की ध्वनि, देव ऋषि ऋषि की ध्वनि, वसंत ऋतु की ध्वनि आ रही है, ग्रीष्म ऋतु की ध्वनि आ रही है, देव ऋण की ध्वनि आ रही है। तो इससे संबंधित जो भी उदाहरण होगा वो किसका हो जाएगा, गुण संबंधित, ठीक है ना। अब इसका जो अंतिम नियम है वो है आपके अ या आ के बाद अगर ली आता है तो वहाँ पे अल आदेश हो जाएगा। नियम नंबर 4, अ या आ के बाद अगर आपके ली आ जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। जैसे तव प्लस लिकार शब्द है, देखिए इसमें नियम नंबर लागू हो रहा है अपना, अ या आ के बाद तव अ लिकार ली दोनों के स्थान पर अल हो रहा है। इसी प्रकार इसका बना देंगे तव प्लस अल प्लस कार, इसको संयुक्त करोगे तो ये सब बन जाएगा तवलकार। एक और उदाहरण देखिए इसका आप, मम प्लस लिकार शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पे अ यहाँ पे ली आ रहा है, दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा। तो इसको संयुक्त करेंगे, देखिए मम प्लस अल प्लस कार, इसको संयुक्त करोगे तो ये बन जाएगा आपके ममलकार, ठीक है ना। तो देखिए ए ओ और अल की ध्वनि इसमें आ रही है आपके अल की ध्वनि, तो इसमें कौन संधि हो जाएगी, आपके गुण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार हो जाएगी आपकी गुण संधि पूरी। अब आगामी जो भी मेरी क्लास है यानी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको इसके बचे हुए जो 3 भेद है, वृद्धि, अयादि और यण संधि कराऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।